हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की। उत्तराखंड में कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें बीएड के एंट्रेंस फॉर्म निकले हुए हैं। वो कौन कौन सी हैं? 3 यूनिवर्सिटियां आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी है सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपकी, और दूसरी यूनिवर्सिटी है कुमाऊँ, और तीसरी यूनिवर्सिटी आपकी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय। तो इन तीनों यूनिवर्सिटियों के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला है और एक ही आपको एग्ज़ाम देना है, और उसके अंदर फिर मेरिट के अकॉर्डिंग जहाँ भी आपकी मेरिट मैच करेगी, आपके नंबर जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए सही होंगे आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो कितनी कितनी सीटें हैं, कॉलेज कहाँ कहाँ हैं, और इसी तरह फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, सभी विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे, तफसील से चर्चा करेंगे। तो फॉर्म भरने से एडमिशन लेने तक पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इन मुद्दों पर जो लिखे हैं थंबनेल में, जैसे कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो जाहिर है कि छात्रवृत्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बीएड की फ़ीस कम नहीं होती। बीएड की पूरी फ़ीस लाखों में जाती है और सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको छात्रवृत्ति मिल जाए। छात्रवृत्ति मिल जाने से बहुत आसान हो जाता है छात्रों का सफ़र। तो केवल उन्हीं विद्यालयों के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। देखिए, छात्रवृत्ति के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं जो स्कूल को सबमिट करने होते हैं जी, जैसे कि मान्यता का प्रमाण पत्र हो गया, एनसीटी वगैरह का प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। तो ये सभी कॉलेजों के पास नहीं होते। हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि किन किन कॉलेजों के पास मान्यता का प्रमाण पत्र है, एनसीटी का प्रमाण पत्र है, या फिर यूनिवर्सिटी से संबद्धता का प्रमाण पत्र है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले कई सालों में, वहाँ पे छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिलती, क्योंकि उन कॉलेजों के पूरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं। इसीलिए छात्रों का नुकसान हो जाता है, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसके अंदर कि उत्तराखंड के बाहर से अगर आपने बीए एमए किया है तो उसके लिए भी नियम बदल दिए गए हैं अब की बार। और एमए पास अभ्यर्थियों को कितने वर्ष में करना होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी लागू होनी थी, वहाँ पर एमए पास को बीएड 1 वर्ष का हो जाता था, लेकिन अभी कंडीशन क्या है इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप बीए 3rd ईयर में हैं या फिर अभी बीए का फाइनल आपका रिजल्ट नहीं आया है तो तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो बनी रहिए आखिर तक। इस वीडियो में चलते हैं। तो आपसे गुजारिश है छोटी सी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपके सामने है कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल का एक प्रोस्पेक्टस, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रही है, संयुक्त एग्ज़ाम कंबाइंड परीक्षा जो करा रही है, वो कौन करा रहा है? वो करा रही है कुमाऊँ विश्वविद्यालय, ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि दिनांक 14 अगस्त को ये आपका प्रोस्पेक्टस आया है। कब? 14 अगस्त को, ठीक है। और उसके बाद कुछ डेट्स इन्होंने फिक्स की हैं कब कब क्या क्या होगा। तो जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है जानना, बस उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम कब होगा? 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होगा आपका 7 सितंबर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा 7 सितंबर। और आज कितनी डेट है? आज 20 अगस्त आपकी हो गई है, तो 10-17 दिन आपके पास बचे हैं जी। चलिए, तो अभी आपके सामने जो है ऑनलाइन फॉर्म, जो आपका आवेदन करने की प्रारंभ की तिथि होगी वो 16 अगस्त हो जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो आपके पास है वो 30 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क आप जमा कर सकते हैं 31 अगस्त तक। इसी तरह परीक्षा की जो आपकी तिथि है वो 7 सितंबर हो जाएगी। जो उत्तर कुंजी आपकी आंसर की अपलोड होगी वो 9 सितंबर यानी कि 2 दिन के बाद हो जाएगी। इसी तरह आपत्तियां जो आपसे मांगी जाएंगी क्वेश्चन पर वो 16 सितंबर तक आप दे पाएंगे। और जो आपका परिणाम घोषित होगा वो लगभग 19 सितंबर यानी कि फॉर्म भरने के लगभग 12-13 दिनों के अंदर सारे काम, एग्ज़ाम देने के 12-13 दिनों के बाद तक सारे काम आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए आपकी काउंसलिंग भी होगी, और काउंसलिंग लगभग आपकी 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अब फीस कितने रहने वाली है? देखिए, अगर आप सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस वगैरह से हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 1575 रुपये फॉर्म भरने की फ़ीस होगी। किसकी? फॉर्म फिलिंग फ़ीस कितनी होगी? 1575। और लेकिन यहाँ पे कुछ और फीस भी है, अभी रुक जाइए। 1050 आपकी होगी अगर आप SC ST या फिर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। और आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस होगी, देखिए फॉर्म भरने की फ़ीस अलग है और काउंसलिंग की फ़ीस यहाँ पर अलग है। तो
अगर आप सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपकी 735 और प्लस ऊपर की प्लस कर लीजिए 1575, ठीक है, 1575 ये आपकी हो जाएगी किसकी फ़ीस जी, पूरी फ़ीस हो जाएगी आपकी 2360 रुपये अगर आप सामान्य या ओबीसी से हैं, ठीक है। जनरल एससी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो फॉर्म भरने की और प्लस काउंसलिंग की फ़ीस आपकी 2360 रुपये हो जाएगी और ये फ़ीस आपको एक बार में ही जमा करनी होगी। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं फॉर्म आप कहाँ पे भर सकते हैं। वेबसाइट आपको यहाँ पे दी गई है और इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। अगर आप खुद नहीं भर सकते तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उसके थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। चलिए अगला जो आपके लिए जान लेना ज़रूरी है, ये आपके सामने प्रोस्पेक्टस है। इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका सत्र होने वाला है, सेशन होने वाला है, वो 2025-27 का होगा, ठीक है। तो अभी 2 साल का ही आपके पास ये बीएड है, अभी जो एनईपी था आपका वो लागू यहाँ पे नहीं हुआ है। चलिए जो आपके सेंटर होंगे, एग्ज़ाम सेंटर, वो कहाँ कहाँ होंगे वो देख लीजिए। श्रीनगर, नई टिहरी, देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, बागेश्वर, चंपावत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जहाँ पे भी आप अगर रुड़की वगैरह के आसपास से हैं तो रुड़की में भी सेंटर होगा। जहाँ से आपको नज़दीक पड़ेगा आप वहाँ का एग्ज़ाम सेंटर यानी कि प्रवेश परीक्षा केंद्र वहाँ का आप डाल सकते हैं, ठीक है। प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है वो हमने आपको बताई दी है। एक बार फॉर्म भर लेने के बाद उसमें कोई चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए जो कार्यक्रम है आपका, कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा वो देख लीजिए। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है 2 पेपर होंगे आपके, एक फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकंड पेपर होगा। अच्छा, फर्स्ट पेपर में आपका क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश आएगी। फर्स्ट पेपर में आपका एप्टीट्यूड आएगा किसमें, हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। भाषा ज्ञान परीक्षण हिंदी अथवा इंग्लिश, ये आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा फर्स्ट पेपर और ये आपका टोटल 50 + 50 यानी कि कितने का हो जाएगा जी, 100 नंबर यहाँ से आपके हो जाएंगे। 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 100 ही मार्क्स इसके आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सब के लिए सेम होगा, चाहे कोई आर्ट का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी आप स्ट्रीम से हो तो ये सभी के लिए आपका सेम रहने वाला है। इसी तरह जो आपका पेपर सेकंड होगा वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पे निर्धारित होगा, ठीक है। अध्यापन योग्यता और वो भी आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 50 क्वेश्चन उसके आएंगे आपके अनिवार्य जो टीचिंग एप्टीट्यूड से आएंगे और जो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे वो आएंगे आपके सब्जेक्ट से। कौन से सब्जेक्ट से, जो आपके पास ग्रेजुएशन में रहा होगा। अगर आपके पास साइंस रहा होगा तो साइंस से आएंगे, आर्ट रहा होगा तो आर्ट से आएंगे, कॉमर्स रहा होगा तो कॉमर्स से आएंगे, ठीक है। ये भी आपके टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 200 मार्क्स आपके हो जाएंगे और 200 ही क्वेश्चन आपके आएंगे, 200 ही क्वेश्चन आएंगे, 200 ही मार्क्स इनके आपको मिलने वाले हैं। अच्छा जी, चलिए तो कौन कौन से ग्रुप यहाँ पर है, जैसे कि हमने आपको बताया कला वर्ग है, वाणिज्य है और विज्ञान है, ठीक है। तीनों वर्ग हैं तो तीनों वर्ग के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ होते हैं ना जिनके पास ग्रेजुएशन में कॉमर्स वगैरह होता है, ठीक है, या बीकॉम वगैरह जिन्होंने किया हुआ है वो कॉमर्स ग्रुप में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि जो आपके सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, सामान्य जो जनरल से आते हैं, उनको 40% मिनिमम है दोनों पेपर में लेना। कितने, 40%। 40 कितना बनता है जी, 200 का 40% आपका बन जाएगा, 200 का 40% आपका बन जाएगा 80 नंबर। तो दोनों पेपर में मिला के आपको 80 नंबर लाने हैं, ठीक है जी। दोनों ये अलग अलग नहीं आपको लाने हैं, ये दोनों पेपर मिला के आपको 80 नंबर लाने हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जो SC ST OBC के हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। चलिए अगला जो आपका बिंदु है जानना आपके लिए ज़रूरी है वो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है जी। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थी को दोनों पेपर देने ज़रूरी हैं। अगर एक पेपर देता है और एक छोड़ देता है तो उसके नंबर काउंट नहीं होगी, उसका परीक्षाफल भी घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। आपने अगर कोई गलत उत्तर दे दिया है तो उसका क्या नहीं होगा जी, उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए जैसे कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि अगर हमने MA किया है तो क्या हम 1 वर्ष का भी बीएड कर सकते हैं। तो अभी तक NEB का ये वाला रूल लागू नहीं हुआ है और आपको अभी 2 साल में ही कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो 2 साल में ही मिनिमम आपको करना होगा। और यहाँ पर साफ लिखा है कि इस अवधि कितनी होगी इसकी बीएड की, या तो आप 3 साल में या फिर 6 सेमेस्टर में आप इसको पूरा कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था, अभी तक मिनिमम 2 साल होते थे और मैक्सिमम 4 साल में आप इसको कंप्लीट कर पाते थे। लेकिन अब ये हो गया है कि
कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सालों में आप इसको, या फिर 6 सेमेस्टर में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पर दिया गया है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो 80% होनी चाहिए स्कूल में। खैर ये तो बहुत बाद की बातें होती हैं, आजकल सब जगह काम चल जाता है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या आपकी योग्यता है। अगर आप जनरल से हैं तो आपके पास 50% मार्क्स किस में होने चाहिए, 50% जी, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है जी, ग्रेजुएशन में 50% आपके मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। और यहाँ पर 49.99 भी आपका किस में नहीं जुड़ेगा, 50% नहीं माना जाएगा, बल्कि आपके पूरे ही 50% होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC से हैं तो फिर आपको कितने 45% में भी काम चल जाएगा, तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी योग्यता की बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं वही पॉइंट को ले रहा हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखने में आई थी, इन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है इस वाले बिंदु में कि जो आपका बीएड का कोर्स है ये रेगुलर कोर्स है। क्या है, रेगुलर कोर्स है, प्राइवेट नहीं है। और अगर आप इसके साथ कोई दूसरा रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, रेगुलर नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्होंने प्राइवेट के बारे में यहाँ पर प्राइवेट के बारे में यहाँ पर इन्होंने कोई सफाई नहीं दी है और कोई पॉइंट क्लियर नहीं किया है। इनका कहना है कि आप रेगुलर कोर्स बीएड एक ही कर सकते हैं, बीएड के साथ कोई दूसरा रेगुलर या प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस मोड या फिर प्राइवेट मोड की इन्होंने कोई बात यहाँ पे नहीं की है। ठीक है, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आप मांग सकते हैं RTI के ज़रिए से। ठीक है जी, तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आप पहले से सेवारत हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी वगैरह में अगर आप लगे हुए हैं पहले से, या फिर किसी जॉब में हैं, ठीक है, कहीं गेस्ट टीचर वगैरह आप लगे हुए हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं, वो लोग भी बीएड कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ कंडीशन ये है कि उनको पहले NOC लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, उनको पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपनी संस्था से लेना पड़ेगा, तभी उनका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं कि जी, अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी फॉर्म भरता है जिसका अभी तक BA थर्ड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया, तो काउंसलिंग में भाग लेने से पहले उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट में ये कहा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे तो यही है कि आप किसी जेल वगैरह ना गए हों और आपके पास आपके ऊपर कोई केस वगैरह ना चल रहा हो। ठीक है, तो अब रिज़र्वेशन की बात आती है। यहाँ पे जो आरक्षण आपके लिए निर्धारित किया गया है वो OBC को 14% यहाँ पे सीट दी गई हैं, अनुसूचित जाति SC को 19% और ST के लिए 4%, और जो आर्थिक EWS है उनको कितना 10% यहाँ पे कोटा दिया गया है। तो अपने अपने कोटे के अनुसार अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ये देखिए, जो दिव्यांग हैं उनके लिए 5% सीट रिज़र्व की गई हैं, जो महिलाएं हैं वोमेन हैं उनके लिए 30%। ठीक है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी 5%, और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या उनके आश्रित हैं उनको 2% यहाँ पर दिया गया है। तो अभी बहुत सारे काम की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगला पॉइंट जो हमारा होगा वो है अधिभार से मुतालिक, यानी कि कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिनको नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आपने NCC का BC सर्टिफिकेट वगैरह किया हुआ है तो आपको फिर 15 नंबर तक यहाँ पे मिल जाएंगे। कितने, 15 मार्क्स तक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है। ठीक है जी, तो चलिए देखिए आगे आपके पास कुछ और चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, उन पर चर्चा करेंगे। जी, अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि जैसे कि हमने आपको बताया था, ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो क्या है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा है। तो ये किसी एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, बल्कि 3 यूनिवर्सिटियाँ इसमें हैं। श्रीदेव सुमन इसमें है, दूसरे नंबर पे शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय है, और तीसरे नंबर पे कुमाऊं विश्वविद्यालय। ठीक है, तो तीनों यूनिवर्सिटियाँ क्या है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेज हैं आपकी किसमें जी, काउंसलिंग लिस्ट में। तो इन्हीं कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाएगा जो यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। अच्छा, कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो भी आपको यहाँ दिख जाएगी, जैसे कि सरकारी सीटें कितनी हैं और इनकी जो प्राइवेट सीटें हैं वो कितनी हैं, कितनी सीटों पे यहाँ पे एडमिशन आपका हो सकता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आपके आसपास जो कॉलेज है वो स्क्रीन पर आपको शो कर रहे होंगे, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं।
और इस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा है, आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो अभी चल रहा है वो है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। अगर आप नैनीताल के आसपास से हैं तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी के जो आपकी स्क्रीन पर कॉलेज शो कर रहे हैं वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सीटें कितनी हैं वो भी आपके सामने हैं। सरकारी सीटें कितनी हैं, ये वाली सरकारी सीटें हैं और ये वाली 100 पोषित सीटें हैं। ठीक है जी, और ये वाली निजी सीटें हैं इनकी। तो कुल सीटें कितनी हैं वो भी आपके सामने शो कर रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी तरह से जो हमारी तीसरी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये रही आपकी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय। इसके तो कम ही कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए अगर आप इसके आसपास रहते हैं, ये इन कॉलेजों की लोकेशन आपके आसपास है तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मान्यता सबकी बराबर है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक बार उसकी NCTE का सर्टिफिकेट ज़रूर देख लीजिए। किसका? NCTE। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है जी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, जो हमारी BEd और DLEd की डिग्री है वो इस संस्था से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड के अलावा या फिर आने वाले टाइम में उत्तराखंड में भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको NCTE का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और एक चीज़ हमने जो आपको बताई थी कि केवल इन्हीं कॉलेजों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लें तो आप 2 काम ज़रूर करें। 2 काम कौन कौन से करने हैं? एक तो आपको NCTE का वहाँ से सर्टिफिकेट पूछना है कि आपके पास NCTE का सर्टिफिकेट है या नहीं। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई आपकी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप उसी कॉलेज के किसी पुराने छात्र, यानी कि जिसने वहाँ से पिछली बार BEd सेकेंड ईयर की परीक्षा पास की, उससे आप ज़रूर रब्ता कीजिए, ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। किससे? जो वहाँ के पुराने छात्र हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको सही बता पाएंगे कि उनको छात्रवृत्ति मिली है या नहीं मिली है। देखिए, यहाँ पर आपको लाखों रुपए की फ़ीस 3 साल में जमा करनी होती है। कितने की? लाखों रुपए की जी। तो पैसे वैसे तो आते नहीं हैं, और जो छात्र होते हैं उनके पास तो वैसे ही पैसे बहुत कम रहते हैं। तो छात्रवृत्ति अगर आपको मिल जाएगी तो आपकी सारी फ़ीस यहाँ से रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, इसीलिए ऐसे कॉलेज में एडमिशन लीजिए जहाँ से आपको स्कॉलरशिप भी मिल पाए। उसका तरीका यही है, एक तो आप जान लीजिए 2-3 चीज़ें आप कॉलेज से पता कीजिए कि आपके पास NCTE का सर्टिफिकेट है या नहीं है। दूसरी बात ये पूछिए कि आपके पास यूनिवर्सिटी से संबद्धता का लेटर है कि नहीं है। देखिए, लिस्ट में जो कॉलेज दिए गए हैं वो एक अलग बात है, वो तो यूनिवर्सिटी देती ही है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पास संबद्धता का लेटर नहीं होता। और चूंकि हम स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हैं इसीलिए हमें पता है कि बच्चों की स्कॉलरशिप इसलिए रुक जाती है, और वहाँ से रिमार्क ये आता है कि आपके पास जो है यूनिवर्सिटी का संबद्धता का लेटर नहीं है, इसीलिए आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो यूनिवर्सिटी का संबद्धता का लेटर और NCTE का लेटर, और तीसरी बात, पुराने छात्रों से आप बात ज़रूर कर लीजिए। ये बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कोई और नहीं बताएगा। चलिए, आगे कुछ और चीज़ें आपके लिए जो काम की होंगी वो हम बताएंगे। देखिए, जैसा कि हमने बताया था, अगर आपके पास NCC वगैरह का सर्टिफिकेट है तो आपको जी 15 नंबर तक यहाँ से मिल सकते हैं। और जो विधवा हैं या फिर तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको भी कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा यहाँ से मिलेंगे। तो कुछ चीज़ें और हैं जो जल्दी हम देख लेते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। अच्छा, प्रवेश के लिए आप इस वाले जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, उस पर आप जाके विज़िट कर सकते हैं। और फॉर्म आप केयरफुली भरिए, ऐसा ना हो कि आप अपने 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में अपने कई हज़ार रुपये ख़राब कर लें, क्योंकि फ़ीस एक बार जब सबमिट हो जाएगी वापस नहीं आएगी। और अगर आपने कोई भी डिटेल गलत भर दी तो फिर वो उसमें करेक्शन की आपको कोई इजाज़त नहीं होगी। ठीक है जी, और अगर आप सुधार करेंगे भी तब भी क्या होगा, आपको जी एप्लीकेशन द्वारा सुधार का भी शुल्क जमा करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करने के पश्चात सभी जी प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे एडिट एप्लीकेशन द्वारा सुधार कर शुल्क जमा करें। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं कि एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात इन प्रविष्टियों में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। तो ये थी आज की आपकी जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप BEd में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप
इस वीडियो को ज़रूर देखिए एक बार और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे उर्दू के छात्र ऐसे हैं जो पूछते हैं कि क्या उर्दू भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में उर्दू नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें उर्दू आपकी मौजूद है, और वो कौन सी है, वो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, UOU जिसको कहते हैं, ठीक है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। अब आपको हम थोड़ा दिखाते हैं कि अगर आप रिज़र्व कोटे से हैं तो आपको प्रमाण पत्र भी जमा करने पड़ेंगे। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर जो शो कर रहा है वो क्या है जी, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आपको ये प्रमाण पत्र निकाल लेना है और ये भरना है। अब कुछ सर्टिफिकेट और भी बचे हुए हैं आपके पास जो जल्दी आपकी स्क्रीन पर शो होंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास है जी, अभ्यर्थी सवयं भूतपूर्व सैनिक होने पर, अगर भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए प्रमाण पत्र लगेगा या उसके आश्रित कोई है। और इसी तरह आपकी स्क्रीन पर जो अभी शो कर रहा है वो क्या है जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों संबंधी, अगर आपके पूर्वजों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है तो आपको भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन ये प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगला प्रमाण पत्र आपका है जी, विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र। अगर किसी का डाइवोर्स हो गया है या फिर कोई महिला ऐसी है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसको ये वाला परफॉर्मा भर के जमा करना है। तो इसी तरह एक दो और परफॉर्मे बचे हुए हैं, उनको भी जल्दी से देख लीजिए जी। आपको ये प्रमाण पत्र भी लगाना है अगर आप इस वाली सेवा में हैं तो, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे फॉर्म भरवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।